नमस्कार दोस्तों। जो ब्रिक्स की समिट हो रही है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं, उसमें जिनपिंग का कहना ये है, मतलब चाइनीज प्रेसिडेंट, कि भाई वो प्रधानमंत्री मोदी से 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं। अब पिछले कई 1-2 साल हो गए इसको कि भाई जब से वो बवाल हुआ तब से इंडिया ने अपनी तरफ से ऐसी एक तैयारी शुरू कर दी कि भाई यहाँ पर ये जो अपनी इकोनॉमी के नाम पर जो चाइना इतराता है, वो ज़्यादातर इकोनॉमी आई कहाँ से या फिर ज़्यादातर पैसा आया कहाँ से है? अमेरिका से। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है हम डाइवर्ट करके आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर अंदर अपने अंदर ले लेंगे। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी फटका पड़ा है, चाइना को बहुत लॉस हुआ है उसको। तो कई सारी सिचुएशन ऐसी है और चाइना को उनके भी थिंक टैंक कहते होंगे कि भाई इंडिया को अपने पास रखना चाहिए। अगर इंडिया अपने पास है तो अब अमेरिका को वैसे भी हरा सकते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि भाई उनको अलग से मिलना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अभी भी कोई यहाँ पर रिप्लाई नहीं आया है कि भाई वो अलग से उनको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ऊपर से इंडिया का स्ट्रेचर इस हिसाब से बढ़ रहा है। अब पिछले दिनों आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यूएई के पास से हमने जो ऑयल लिया उसका पूरा का पूरा पेमेंट हमने इंडियन रुपी में किया है। अब आप कहेंगे कि रशिया के साथ भी किया था, तो रशिया में दिक्कत यह है कि हम रशिया से ज़्यादा खरीदते हैं रशिया से, तो इसलिए हम रुपी दे सकते हैं, लेकिन वो हमसे इतना ज़्यादा नहीं खरीदता। तो फिर वो सारे रुपीस का वो करेगा क्या? क्योंकि ग्लोबली तो अभी भी इंडियन रुपी इतना चलता नहीं है। लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है। यूएई में हम दोनों में अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमने ऑयल अभी यूएई से परचेस किया भी है, तो आने वाले दिनों में वो जब हमसे कुछ परचेस करेगा तब वो रुपीस रिटर्न कर देगा। अच्छा खासा चल रहा है और आने वाले दिनों में यूएई सऊदी दोनों इंडिया से इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे। तो ये सारा स्ट्रेचर बढ़ते हुए देख जिनपिंग को लगता होगा भाई खामखा क्यों दुश्मनी करनी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मोदी साहब जा रहे हैं, जोहानिसबर्ग उन्होंने पहुंचना है। और क्या हो सकते हैं, शी जिनपिंग साहब से मुलाकात है, वो बाद में बात करेंगे। कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज हैं कि मुलाकात उनसे हो जाए, तो यकीनन मेरा ख्याल वो शायद न्यूज़ ऑफ द डे या आप कहें जो भी हम कहें, या ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जो क्लैशेस है उसके बाद। लेकिन हो क्या सकता है, क्या ब्रेक थ्रूज हो सकती है इकोनॉमीज के हवाले से, टेक्नोलॉजीज के हवाले से, या किसी और तरफ? अब ये जो अफ्रीका में जा रहे हैं, इट हैज लॉट ऑफ फ्यूचर, क्योंकि जो सबसे बड़ा चीज है कि जो डिस्कशन में आएगा कि जो लोकल करेंसीज है ब्रिक्स कंट्रीज की, दे आर एम्फेसाइजिंग कि अब ट्रेड उन्हीं में हो और डॉलर को रिप्लेस किया जाए। ये प्राइम एजेंडा उस पे होगा। तो अब ये लोकल करेंसीज सिर्फ ब्रिक्स में नहीं, बाकी जो कंट्रीज हैं, क्या वो भी लोकल करेंसीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगी? अगर वो तैयार होंगी तो फिर वो उसका जो मसौदा आएगा या जो उसकी मोडालिटीज होंगी वो कैसे ड्रॉ आउट होंगी। तो देयर इज लॉट टू ऑफर। अफ्रीका के साथ क्या टर्म हो सकते हैं, अफ्रीका कैसे इसमें जुड़ सकता है? चाइना के लिए एक ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन है अफ्रीका में। अभी आज की डेट में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट मॉडल या जो उनका ये डेट का मॉडल है, जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आता है बट वो डेट देता है आपको, तो उस मॉडल से वहां के लोग परेशान हैं और वो चाहते हैं कि चाइना के अलावा भी जो उनके पास इन्वेस्टमेंट है वो आए, बड़ी इन्वेस्टमेंट। ब्रिक कुड प्ले अ रोल, हालांकि चाइना उसमें है, मगर ब्रिक कंट्रीज जो हैं दे आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, स्पेशली इंडिया, की जो अफ्रीकन मिनरल्स हैं या जो ऑयल का सोर्स है उसको भी हम एक्सप्लॉइट करें। तो इट इज लॉट एट स्टेक। और ये बात भी हुई कि क्या ब्रिक्स अफ्रीका के समिट के साइडलाइन पे शी जिनपिंग और मोदी भी बैठेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जो एक होता ना कि पहले मिनिस्टर मिलते हैं, बिल्कुल, उसके बाद ये सेक्रेटरी, वैसा कुछ हुआ नहीं है। और कोई अगर ट्रैक 2 मीटिंग हो रही हो उसके बाद सीधा प्राइम मिनिस्टर के लोग मिल ले, तो आई डोंट थिंक कि, मुझे जो अभी रिसेंट मेमोरी में आ रहा है कि अजीत डोभाल साहब गए थे, वांग यी से उनकी मुलाकात हुई थी 2-3 महीना पहले। तो अगर उसके बेसिस पे कुछ मिलने का हो तो हो, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि वाई मोदी एंड जिनपिंग वुड मीट, बिकॉज डिस्कस करने का है क्या? गलवान के अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है। इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि वो स्टेटस को नहीं रहेगा कि बिजनेस भी करो और डिस्प्यूट को भी जिंदा रखो। उन्होंने कहा कि आपने यू हैव इरोडेड द ट्रस्ट, गलवान हैज सिग्निफिकेंटली इरोडेड द ट्रस्ट इन चाइना। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक स्टेटस एज यूजुअल तो नहीं होगा, स्टेटस को तो नहीं होगा। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, मतलब जिस वक्त ब्रिक्स बना था उस वक्त बड़ी मतलब बातें हुई कि जी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हालांकि इवन यूनाइटेड नेशन ने आज तक
वो रोल प्ले नहीं किया, OIC हो या इस तरह की, और अरब लीग है, बहुत सारे मुख्तलिफ गालिबन अफ्रीकन कंट्रीज की भी कोई एक इस तरह की वो मौजूद है। लेकिन क्या लगता है आपको कि इससे कोई बेनिफिट हो सकता है एज ए कंट्री, एज ए नेशन? क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज कहते हैं इंटरेस्टेड है, जिसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, गालिबन इंडोनेशिया है, और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड, कहते हैं कि 25 तक मेंबर्स इसके जा सकते हैं। तो वो क्यों है? अगर लेट सपोज मैं ये कहूँ कि यहाँ पर शी जिनपिंग साहब और मोदी साहब दो बड़े लीडर्स हैं, दोनों मतलब 140 करोड़ या 140 करोड़ से थोड़ा सा नीचे चाइना की पॉपुलेशन है, 140 प्लस की इंडिया की पॉपुलेशन है। तो अगर इनकी बात नहीं होती और ये सारा कुछ नहीं होता, तो डू यू थिंक कि फिर इस तरह की समिट्स का या फिर इस तरह के बैठने से कोई फायदा है? देखिए, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी पॉइंट आपने उठाई है कि एक आयरॉनिकल सिचुएशन है कि ब्रिक्स के जो दो मेजर प्लेयर हैं, बेशक, तो बैक ट्रैक बिल्कुल। हो रशिया की इकोनॉमी में, अब कोई वो बात नहीं है, जी, वो दोनों दे डोंट सी ईच अदर आई टू आई, ये तो सच बात है। और फिर उनके बीच में ट्रेड टाइज भी अब उस तरीके के नहीं रह गए हैं, देयर इज ऑफ कोर्स स्लो डाउन। तो बात आपकी सही है कि अगर मोदी और जिनपिंग नहीं मिलते हैं, शी जिनपिंग नहीं मिलते हैं, तो इससे क्या ये ब्रिक्स के लिए अच्छा है? मगर एट द सेम टाइम एक रियलिटी ये भी है कि देयर इज अ ग्रोइंग टायर्डनेस अमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिगार्डिंग द वेस्टर्न मेड सोशल लीगल ऑर्डर। ओके। ये जो वेस्टर्न मेड एंड वेस्टर्न रन जो लीगल ऑर्डर है, इसमें जो ये एक नॉन वेस्टर्न कंट्रियां जो हैं वो दे फील सफोकेटेड, बिकॉज की देयर इज अ क्लियर कट की वेस्ट की जो डुअलिटी है, डबल स्टैंडर्ड है, वो साफ दिखता है। बेशक, बिल्कुल सही है। यूक्रेन पे अटैक हो, गोरा मरे तो हाय तौबा मचा दो, लेकिन इराक पे अटैक हो, यस, ईरान पे अटैक हो, अफगानिस्तान पे अटैक हो, तो वो जायज है, वहां पे आतंकवादी हैं। जी, कनाडा में अगर बैठ करके खालिस्तानी बोले कि भाई हम तो एम्बेसडर को मार देंगे, यूके में ये कर देंगे, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यूके में झंडा चढ़ा दो अपना, दूसरे का उतार दो, सॉवरेन कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, वो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में हो जाए तो वो टेररिज्म हो जाता है। सर बहुत बड़ा जवाब जी। तो पॉइंट ये कि ये जो वेस्टर्न डुप्लीकेसी है ना, इससे देयर इज अ ग्रोइंग टायर्डनेस। तो वो जयशंकर जी ने बड़ा एप्टली पुट किया था उससे। सर उसके बाद तो मतलब मैं तो पहले भी उनका फैन था, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसकी मिसालें देते हैं, अभी तक दे रहे। हाँ भाई, मैं भी उनका फैन हुआ। बिल्कुल, बहुत मिसालें पाकिस्तान की है, तो मैं बहुत मिसालें दी जाए, कहते ये बात होती है, इस तरह बात करते हैं। एग्जैक्टली। प्लीज। तो मुझे याद है वो क्वेश्चन पूछा उस लड़की ने कि देयर इज नो डाउट। अच्छा देखिए, एरोगेंस देखिए उस लड़की का। शी सेड कि देखिए ये तो तय है कि दुनिया में दो ध्रुव होंगे, दो एक्सिस होंगे, एक वेस्ट का एक्सिस होगा, एक चाइना का एक्सिस होगा। तो आप कहां हैं उसमें? तो मैं भी अगर जयशंकर जी की तरह होता तो मैं भी गुस्सा था, भाई क्यों दो एक्सिस है? भाई तुम्हारी कंस्ट्रक्ट है, हम पे क्यों थोप रहे? हम नहीं मानते कोई एक्सिस है, हमारी अपनी थर्ड एक्सिस है, हम अपने यहाँ पे हैं भाई। तुम्हारा ये तुम दुनिया को देख रहे हो, एक चाइना, एक अमेरिका, और इधर आओ नहीं तो उधर आओ, नहीं तो तुम किसी में से नहीं हो, मतलब इधर गए तो तुम्हारे दुश्मन, उधर गए तो ये तुम्हारा कंस्ट्रक्ट है, मेरा नहीं है। मतलब ये तो बदमाशी है सीधी सीधी। एग्जैक्टली, या तो हमको चुनो या तो ये क्या वॉर ऑन टेरर, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके। हाँ, जैसे वो बुश का एरोगेंस था ना कि इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान। जनरल मुशर्रफ के बिल्कुल एग्जैक्टली। उन्होंने कहा लेटे हुए आप हुक्म करें। पर उनकी मजबूरी थी। लेकिन इंटरनेशनल गेम में ऐसे नहीं होगा ना कि आप बोले कि इधर यू आर विद अमेरिका और यू आर अगेंस्ट अमेरिका। नहीं, वो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा था, मुझे तो बड़ी मतलब अभी भी मैं जब कभी अगर मेरे नजर से वो क्लिप गुजरे तो जिसे कहते हैं ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। जी। So he rightly said कि यूरोप somehow has to grow out of this mindset कि दुनिया की प्रॉब्लम, यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है। यानी कि यूक्रेन पे लड़ाई हो जाए तो हम तेल ना ले चाइना, हम रशिया से ब्लॉक कर दे, लेकिन वही चाइना अगर इंडिया में घुस आए, या आप जाकर के लीबिया को बर्बाद कर दो, या आप जाकर के इराक में लोगों को भूखा मार दो, ईरान के ऊपर तुम इतने सैंक्शंस लगा दियो कि बेचारे उसकी जो है कमर टूट गई, तो तुम इकोनॉमिक्स को तबाहो बर्बाद कर दो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है। एग्जैक्टली। और अब हम तेल लेने कहां जाएं, क्योंकि भाई उसने उस पे अटैक कर लिया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इससे एक दुनिया थक चुकी है। आप कहते तो हो कि हमको इंटरनेशनल लॉ रूल बेस्ड ऑर्डर चाहिए, बट
उसमें इंटरनेशनल लॉ के जो रूल बेस्ड ऑर्डर के जो पैरामीटर्स है वो अलग अलग है। अमेरिका है तो अलग है, वेस्ट है तो अलग है, इंडिया है और पाकिस्तान है और चाइना है तो वो भाई अलग है। तो देयर इज अ ग्रोइंग टायर्डनेस। अब मगर पॉइंट ये है कि फिर इसका ऑप्शन क्या है, क्योंकि IMF है, जो जितने भी वर्ल्ड बैंक है, यस IMF, वर्ल्ड बैंक, इवन जो बासेल एग्रीमेंट है जिसमें दुनिया भर की बैंक्स जो आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं स्विफ्ट के जरिए, वो जो बासेल एग्रीमेंट से ही चलते हैं, वो सारे के सारे स्विट्जरलैंड में बासेल करके एक सिटी है, वहां से सब वेस्टर्न मेड है, स्विफ्ट है। बिल्कुल। आपको अगर आज की डेट में पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजने हैं तो आपको सिवाय वेस्टर्न मेड सिस्टम के कुछ है ही नहीं आपके पास। न जा सकते और ना आ सकते हैं, जा सकते हैं ना आ सकते, तो उनको तो कल को पाकिस्तान का गला चोक करना है, वो स्विफ्ट एक सेकंड लगेगा, एक सेकंड लगेगा, बिल्कुल। तो अब जैसे इंडिया ने उसका एक ऑप्शन निकाला कि वी आर गोइंग फॉर UPI विच इज इंडिया सेंट्रिक पेमेंट सिस्टम। पॉइंट यही है कि एक ये मुद्दा है कि ब्रिक्स कैन इट बी एन ऑल्टरनेटिव, गिवन दैट आपने बताया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल उठा कि सर यूरोपीय यूनियन है, अब वहां पे भी डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, कुछ लोग एक जैसे तो नहीं है ना, पोलैंड के लोग जर्मन जैसे नहीं है, जर्मन वाले जो है डेनमार्क जैसे नहीं है, डेनमार्क वाले जो लोग हैं फ्रांस जैसे नहीं है, सबकी लैंग्वेजेस, डेनमार्क वाले डैनिश बोलते हैं, फ्रांस वाले मोस्टली फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन इवन अभी भी जर्मन बोलते हैं, कुछ इंग्लिश भी बोलते हैं, इटालियन बोलते हैं, इटली वाले अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है उन लोगों की, लेकिन इसके बावजूद एक सब मुद्दों पे एक हैं हम सर, यानी करीब के जो ममालिक है, इवन साउथ एशिया हो या इस तरह के, हमारा क्या मसला है कि हम, यानी मैं ये नहीं कहता डिस्प्यूट्स नहीं है सर, बिल्कुल इंडिया को पाकिस्तान से गिला होगा, चाइना को इंडिया या इंडिया को चाइना से हो सकता है, अफगानिस्तान भी हमसे बहुत सारे गिले शिकवे करता है, मैं उसकी बात नहीं करता कि नहीं हो सकते, वो करे क्यों, करेंगे वो, कुछ 100% सही होंगे, कुछ 70% सही होंगे, कुछ 50% सही होंगे, कुछ हो सकते हैं बिल्कुल ही बेसलेस हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो। लेकिन सर हम क्यों उनकी तरह नहीं कर सकते? उन्होंने यूक्रेन पे हुआ, पूरा यूरोप बैठ गया, हम क्यों सर नहीं बैठ सकते कि इतना बड़ा, यानी जब डॉक्टर जयशंकर साहब ने बड़ी ब्रेवली वो चीज को डिफेंड किया उन्होंने, अपने मुद्दे को या अपने नैरेटिव को, लेकिन हम इकट्ठे तो नहीं बैठते ना। अफगानिस्तान को हमसे मसला, हमें ईरान से मसला, ईरान को सऊदी अरेबिया से या किसी और से हम ये चीज नहीं कर पाते, ये मुझे समझ नहीं आती। देखिए मैं नहीं समझता कि EU एज अ यूरोपियन यूनियन, EU का जो कॉन्सेप्ट है यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, उसको अगर छोड़ दें तो EU इज फॉलिंग अपार्ट। भाई ब्रेक्सिट उसका एग्जांपल है, वो कहां बैठ पाया साथ में, राइट। ब्रेक्सिट सबसे बड़ा एग्जांपल है कि EU नहीं चल पाया। अब EU टिका इसलिए हुआ है क्योंकि जो 4 पावर हैं वो EU को टिका करके रखना चाहती हैं, जर्मनी, फ्रांस और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री जी। वरना आप देखिए जब ग्रीक्स 2-3-4 साल पहले जब कोलैप्स हो गया था, बिल्कुल, तो यूरोप में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। यूरोप के लोग भी नाराज हुए थे कि हम क्यों इनको ये सोशलिस्ट पॉलिसियां चलाते हैं, इनकी इकोनॉमी एकदम बैठी हुई है, हम अपने पैसे से इनको क्यों पाल पोस के बड़ा करें। तो और ये भी देखिए कि जो रशिया के साथ ये जो हुआ कन्फ्रंटेशन, उन्होंने सैंक्शन तो लगा दिया, लेकिन सैंक्शन लगाने के बाद इटली के थ्रू वो स्मगल करके ये ऑयल खरीदना इन्होंने शुरू किया। इनका स्ट्रगल इनका जो सैंक्शन था 2 महीने से ज्यादा नहीं टिका।